The months-long build-up of Russian troops on the border with Ukraine has turned now into an invasion. रशिया ने यूक्रेन को फिर इन्वेड कर लिया है और यूक्रेन जो कि रशिया का मुकाबला करने की बात कर रहा था वो अब रशिया से बात करने पर आमादा हो गया है। मगर हारिस, रशिया एग्रेसर है। रशिया हमेशा ऐसा करता है। पुतिन यूक्रेन को रशिया का पार्ट बनाना चाहता है। पुतिन अपनी लेगेसी को स्टालिन जितना करना चाहता है, वगैरह वगैरह। ये सब बातें आप अब तक सुनते आ रहे होंगे, लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि रशिया ने यूक्रेन पर हमला खुद से नहीं किया बल्कि उससे ऐसा करवाया गया है? तो तो रशिया से ये हमला कैसे करवाया गया, इसको समझने के लिए पहले रशिया की ज्योग्राफी को समझते हैं। वैसे तो व्लादिमीर पुतिन एक मजहबी आदमी है और क्रिश्चियन ऑर्थोडॉक्स चर्च को सपोर्ट भी करते हैं, तो यकीनन रात में सोने से पहले वो ये दुआ ज़रूर करते होंगे कि ए खुदाया तूने ईस्टर्न यूक्रेन में माउंटेन्स क्यों नहीं बनाई। और बाय द वे अब यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की भी यही दुआ मांगते होंगे। तो ये इसलिए बिकॉज रशिया का वेस्टर्न बॉर्डर जो ईस्टर्न यूक्रेन के साथ लगता है, ये यूरोपियन प्लेन्स कंप्लीट फ्लैट लैंड्स हैं और ये वेस्टर्न ब्लॉक से भी कनेक्ट हो रहे हैं। और रशिया को तारीख, खास करके पिछले 500 साल, ये सबक देते हैं कि ये वो एरिया है जहाँ से इन्वेडर ने हमेशा हमला किया है। चाहे स्वीड्स हों, पोल्स हों, नेपोलियन हो या हिटलर, सब यहीं से रशिया में दाखिल हुए हैं। और आज भी अगर रशिया के लेंस से देखा जाए तो यहाँ पे एक इन्वेडर मौजूद है जिसका नाम है नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक मिलिट्री अलायंस है यूएस, कनाडा और 28 यूरोपियन कंट्रीज़ का, जिनमें यूके, फ्रांस, जर्मनी वगैरह शामिल हैं। ये 1949 में सोवियत यूनियन को काउंटर करने के लिए बनाया गया था। सोवियत यूनियन ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ के अलायंस का नाम था जिसे रशिया लीड कर रहा था, जो 1991 में टूटा। तो आज नेटो ट्रूप्स और उनके न्यूक्लियर हार्डवेयर की डिप्लॉयमेंट पोलैंड, रोमानिया और मुतअद्दिद मेंबर कंट्रीज में मौजूद हैं जो रशिया से कुछ फासले पर वाक़ हैं। तो पुतिन हो या उनसे पहले का कोई रशियन प्रीमियर, सबकी हमेशा ये कोशिश रही है कि इन फ्लैट लैंड्स को कंट्रोल किया जा सके, जो कि पोलैंड में तकरीबन 300 मील के रकबे पर वाक़ है, लेकिन मॉस्को तक पहुंचते पहुंचते ये तकरीबन 2000 मील तवील हो जाते हैं। और फिर ऑफ कोर्स आपके पास चाहे दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे स्किल्ड आर्मी ही क्यों ना हो, उसके लिए इतने बड़े एरिया में इन्वेडर को कैपिटल तक पहुंचने से रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसलिए हमने देखा कि रशिया ने हमेशा पोलैंड को इन्वेड करने की कोशिश की है ताकि इस कॉरिडोर, जो दिखने में एक पिज्जा स्लाइस जैसा लगता है, को कंट्रोल किया जा सके। मगर आज ये करना बेहद मुश्किल है क्योंकि पोलैंड एक नेटो मेंबर स्टेट है, तो पीछे बचे बेलारूस और यूक्रेन। तो रशिया ने हमेशा इनको अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में रखने की कोशिश की है, प्रो रशियन पॉलिटिशियंस को पावर में लाके। तो आज बेलारूस के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको तो प्रो रशियन है, मगर यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, जो कि फॉर्मर कॉमेडियन भी रह चुके हैं, वो प्रो वेस्ट हैं। लेकिन ज़ेलेंस्की ब्रो, ज्योग्राफी तो पढ़नी चाहिए थी ना। खैर, तो रशिया की हमेशा कोशिश होती है कि ये कंट्रीज या तो प्रो रशियन रहें या फिर न्यूट्रल, ताकि रशिया को अपने वेस्टर्न बॉर्डर पर वो एडिड सिक्योरिटी मिल जाए जो उसको पोटेंशियल इन्वेडर से बचा सके। इसलिए रशिया इन कंट्रीज को बेहतर फाइनेंशियल और सिक्योरिटी डील्स भी ऑफर करता है। और फिर हम कैसे भूल सकते हैं कि रशिया की इन कंट्रीज के साथ हिस्टोरिक रूट्स भी हैं। जैसे रशिया का ओरिजिन भी कीवान रूस नामी एक फेडरेशन से हुआ जो कि ईस्ट स्लेविक ट्राइब्स पर मुश्तमिल थी, जो आज का मॉडर्न डे कीव है, जो यूक्रेन का कैपिटल है। तो टेक्निकली रशिया की शुरुआत उस जगह से हुई जहां आज यूक्रेन है। रिपीटेड मंगोल इन्वेजन्स की वजह से ये लोग नॉर्थ की तरफ चले गए और वहां जाकर प्रिंसिपैलिटी ऑफ मॉस्कोवी आबाद की, यानी प्रेजेंट डे मॉस्को। तो इससे ये पता चलता है कि रशिया हैज़ अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर यूक्रेन और वो हमेशा से यूक्रेन के साथ अच्छे टाइज चाहते हैं बेस्ड ऑन देयर कल्चरल एंड हिस्टोरिक रूट्स।
और यही वजह है कि सोवियत एरा में यूक्रेन सोवियत यूनियन का पार्ट था और लास्ट सोवियत प्रीमियर मिखाइल गोर्बाचेव, जिनके फादर रशियन और मदर यूक्रेनियन थी, उन्होंने क्राइमिया को यूक्रेन के हवाले कर दिया, जो कि सोवियत यूनियन का एक स्ट्रेटेजिक वार्म वाटर पोर्ट था और उससे पहले रशियन एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर था। लिटरली इससे ये साबित होता है कि हाउ मच दे यूज्ड टू ट्रस्ट ईच अदर। तो फिर रशिया यूक्रेन को इन्वेड क्यों करता है? रशिया को ऐसा करने पर मजबूर किया जाता है और वो करता है वेस्ट यानी यूनाइटेड स्टेट्स और उसके यूरोपियन एलाइज अपनी 3 डायमेंशनल अप्रोच के जरिए, जिसमें नंबर 1 है थ्रू नेटोज ईस्टवर्ड एक्सपेंशन, जिसके जरिए यूक्रेन को नेटो का पार्ट बना के रशिया के बॉर्डर पर नेटो फोर्सेस की प्रेजेंस को मेक श्योर किया जा सके। सेकंड है थ्रू ईयू एक्सपेंशन, जिसके जरिए यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन का पार्ट बनाया जा सके, जिसका इवेंचुअली मतलब है कि यूक्रेन को थ्रू इकोनॉमिक मींस नेटो ज्वाइन करवाया जाए और रशिया के बॉर्डर पर नेटो प्रेजेंस को मेक श्योर बनाया जाए। थर्ड है थ्रू कलर रेवोल्यूशन, जैसे 2004 में यूक्रेन में वेस्ट बैक ऑरेंज रेवोल्यूशन आया, जिसका मकसद था यूक्रेन को लिबरल डेमोक्रेसी बना के वेस्टर्न ब्लॉक का पार्ट बनाना और अल्टीमेटली नेटो मेंबर बनाना, ताकि रशिया के बॉर्डर पर नेटो प्रेजेंस को मेक श्योर बनाया जा सके। इस आइडिया ने तेजी पकड़ी 2008 की बुकारेस्ट समिट के बाद, जो कि 20th नेटो समिट थी और उसका एजेंडा था नेटोज एक्सपेंशन थ्रू एडिंग मोर मेंबर स्टेट्स, स्पेशली ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जैसे यूक्रेन और जॉर्जिया। NATO Secretary General Jaap de Hoop Scheffer says the decisions taken by this summit will affect the future of the alliance. और मजे की बात यह कि आज जो गलतफहमी यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को हुई कि अगर रशिया कुछ करता है तो वेस्ट उन्हें बचाने आ जाएगा और यूक्रेन को नेटो का मेंबर बना लेगा, यही सेम गलतफहमी 2008 में जॉर्जिया के प्रेसिडेंट मिखाइल साकाशविली को हुई। और फिर दुनिया ने देखा कि क्या हुआ, रशिया जॉर्जिया वॉर, जिसके बाद रशिया ने जॉर्जिया के स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स को अपने कब्जे में ले लिया और कोई बचाने नहीं आया। और कोई बचाने आता भी क्यों? जॉर्जिया नेटो का मेंबर तो नहीं है, क्योंकि नेटो की वॉशिंगटन ट्रीटी, जो कि उसका फाउंडिंग डॉक्ट्राइन प्रिंसिपल है, उसके मुताबिक नेटो सिर्फ उस वक्त हरकत में आएगी जब किसी मेंबर स्टेट पर अटैक होगा, और ऑफ कोर्स यूक्रेन भी मेंबर स्टेट नहीं है। ज़ेलेंस्की ब्रो, हिस्ट्री तारीख नहीं पढ़ते तुम? तो अगर यूक्रेन प्रो रशिया या न्यूट्रल नहीं रहेगा और वेस्टर्न ब्लॉक को ज्वाइन करने की अपनी जिद से बाज नहीं आएगा, तो रशिया को इससे एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है और रशिया यूक्रेन को तबाह करने की कोशिश करेगा, जैसा हम देख रहे हैं, ताकि वहां एक ब्लॉकेड बनाया जा सके। और यही 2014 में हुआ, जब यूक्रेन ने ये जिद पकड़ी और सबके खिलाफ तवक्को रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड कर लिया और डॉनबास रीजन की शक्ल में अपने बॉर्डर के अराउंड एक बफर बना लिया, जहां मौजूद मेजॉरिटी रशियन स्पीकिंग कम्युनिटी जो प्रो वेस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ रेबल्स हैं, रशिया उन्हें सपोर्ट करने लगा। और क्राइमिया, जो कि एक रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन का रीजन है और स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट वार्म वाटर पोर्ट सेवास्टोपोल भी रखता है, उसे रशिया ने अपने कब्जे में ले लिया। आज करंट क्राइसिस में ये एक्सपेक्टेड है कि रशिया अपने इस बफर को बढ़ाकर कीव तक ले जाए, जिससे यूक्रेन का पोर्ट तक एक्सेस रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा और वो महज एक वीट प्रोड्यूसिंग नेशन बनकर रह जाएगा, जो उसकी इकॉनमी के लिए बहुत बुरा है। तो फ्यूचर में क्या होगा? अगर वेस्ट यूक्रेन को अपना पार्ट बनाने की इज्जत को नहीं छोड़ता, तो रशिया का रिस्पॉन्स कुछ ऐसा ही होगा या इससे भी ज्यादा सीवियर हो सकता है। और ऑनेस्टली यूक्रेन को वेस्टर्न ब्लॉक का पार्ट बनाकर वेस्ट को एज सच प्रैक्टिकली कोई फायदा हासिल नहीं है, सिवाय रशिया को कॉर्नर करने के। मगर हाँ, इसके नताइज बहुत ज्यादा संगीन है। तो अगर कहा जाए कि यूक्रेन एक इंडिपेंडेंट कंट्री है और उसको ये इख्तियार हासिल है कि वो अपने फॉरेन पॉलिसी के फैसले खुद कर सके, तो आइडियली तो यही होना चाहिए। मगर इंटरनेशनल रिलेशंस में एक टर्म यूज होती है जिसको कहते हैं रियल पॉलिटिक्स। इसका मतलब होता है कि प्रैक्टिकल पॉलिटिकल सिनेरियोस आइडियल पॉलिटिकल सिनेरियोस से बहुत मुख्तलिफ होते हैं। तो आज सबसे प्रैक्टिकल सिनेरियो यही है कि यूक्रेन एज अ बफर काम करे बिटवीन वेस्ट एंड रशिया। और जैसे मुनरो डॉक्ट्राइन, जो कि यूएस फॉरेन पॉलिसी का एक अहम पार्ट है, वो ये अलाउ नहीं करता कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर में कोई और पावर अपनी प्रेजेंस कायम करे, और ये यूएस की एग्जिस्टेंस को थ्रेट है। और जैसे 1962 के क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में हुआ, जब सोवियत यूनियन ने क्यूबा में मिसाइल्स रखे जो यूएस के साथ ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी पर मौजूद है,
वो यूएस के लिए अनएक्सेप्टेबल था और यूएस ने उस पर रिस्पॉन्ड किया। इसी तरह यूक्रेन रशिया का क्यूबा है, इसलिए वहां किसी और पावर की प्रेजेंस रशिया के लिए अलार्मिंग है, उसकी एग्जिस्टेंस को थ्रेट है और जिसका जवाब वो सख्त से सख्त देगा। तो वेस्ट को चाहिए कि वो यूक्रेन को वेस्टर्न ब्लॉक का पार्ट बनाने की जिद छोड़ दे और रशिया को बार बार प्रोवोक ना करे, क्योंकि पीसफुल वर्ल्ड ऑर्डर के लिए यूक्रेन का न्यूट्रल रहना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को बनाने का मेरा हरगिज़ मकसद ये नहीं था कि वॉर या रशिया के मेजर्स को जस्टिफाई करूं, बल्कि आपको एक दूसरा पर्सपेक्टिव दे सकूं, विच मेक्स टोटल सेंस टू मी। और सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि ब्रिटिश जर्नलिस्ट टिम मार्शल और यूएस के एक रीनोन प्रोफेसर हैं जॉन मेयरशाइमर, उनका भी यही पर्सपेक्टिव है इस कॉन्फ्लिक्ट को लेके। तो रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट पर मैं कुछ और रिसोर्सेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जो आपको इस कॉन्फ्लिक्ट को समझने में ज़रूर मदद देगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो मुझे कमेंट्स में बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि यू डोंट मिस एनी अदर वीडियोस। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।